बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर पे। आपने मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो को बहुत प्यार दिया, फिजिक्स की स्ट्रैटेजी को भी, फिजिकल केमिस्ट्री को भी। इसलिए आपके लिए आज स्ट्रैटेजी वीडियो लाया हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी वीडियो डाल चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी वीडियो आज हम करने वाले हैं और अगली वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, इसमें मैं आपको काफ़ी मेन मुद्दों पे डिस्कशन करूँगा। एक, कौन से चैप्टर की वेटेज अब मेरे हिसाब से ज़्यादा है, किस चैप्टर के कौन से टॉपिक पे ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए, क्या राइट ऑर्डर होना चाहिए पढ़ने का, और अगर हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और बॉन्डिंग को ठीक से नहीं किया है, क्योंकि लोगों ने एक चैप्टर में 30 घंटा और एक चैप्टर में भी 30 घंटा 60 घंटे के लेक्चर पढ़ा दिए हैं, और अगर हमें उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोबारा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। प्लस किसी भी चैप्टर के ऐसे नोट्स जिसे आप आधे घंटे में पूरा घोट सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है, चबा सकते हैं, वो बनाने का तरीका बताऊंगा। वीडियो लंबा होने वाला है, प्लीज़ पेशेंस के साथ पूरा देखिएगा। इस वीडियो के बाद ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1% भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। पहली बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की राइट अप्रोच क्या है, हम ये डिस्कस करेंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किस ऑर्डर में आपको चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। बात कर रहे हैं हम नीट एस्पिरेंट्स के लिए, क्लास 12th पास आउट बच्चे ज़्यादातर जो हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 11th क्लास के बच्चे को जाहिर सी बात है 11th पहले पढ़नी पड़ेगी, 12th बाद में पढ़नी पड़ेगी। हम ड्रॉपर्स की स्ट्रैटेजी की बात करें जिनके पेपर में अब सिर्फ 5 महीने बचे हैं, है ना। देखिए, एक, आपको क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं। दूसरा, आप किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, और मैं शॉर्ट नोट्स किसी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के यहाँ पर आपके लिए बनाने की कोशिश भी करी है। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले मैंने जो देखा, इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में बॉन्डिंग को इनऑर्गेनिक में ही गिनता हूँ ज़्यादातर। बॉन्डिंग का इस्तेमाल ऑर्गेनिक में तो कार्बन के थोड़ी बहुत चीज़ें यूज़ हो रही हैं, यूजुअली इनऑर्गेनिक में यूज़ होता है VSEPR थ्योरी भी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी, डायपोल मोमेंट भी, है ना, तो ज़्यादातर वहीं यूज़ होता है। तो बॉन्डिंग के एवरेज तौर पे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, पीरियोडिक के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन मिला के 4 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वैसे ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक की कहानी है। इसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूजुअली 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस का आ रहा है। सॉल्ट एनालिसिस करने से पहले आपको काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए। आपको कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, है ना, आपको डी ब्लॉक आना चाहिए, और आपको कुछ हद तक इसमें इक्विलिब्रियम भी आना चाहिए। तो सॉल्ट एनालिसिस थोड़ा पंगे वाला टॉपिक है, उसको आप एंड में ही कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसको करने के लिए आपको 3 और चैप्टर आने चाहिए। मैं अब ये मान के चलता हूं कि क्योंकि जो रैशनलाइज्ड सिलेबस है बेटा, उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स एनसीईआरटी में नहीं है, तो अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वेटेज ना मेरे हिसाब से कम है। या फिर अब तो खुद ही एनटीए ने, मैंने पिछले साल का सिलेबस उठा के देखा तो उन्होंने लिखा है भाई पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कर लेना, ट्रेंड्स कर लेना, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लेना और केमिकल प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स कर लेना। कोई ऐसा मत करना कि एक पेज बना करके 200 रिएक्शन पूरी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 100 से ज़्यादा रिएक्शन निकालेंगे, दबा दब लिख लिख के याद करें। मुझे लगता ही नहीं है कि 100 एक साथ रिएक्शन लिख के कौन याद कर सकता है। एक साथ रिएक्शन अगर आपने लिखे तो वैसे भी वो याद नहीं होते, वैसे भी वो दिमाग में घूमने लग जाते हैं, क्या हो गया, है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं ये डिस्कशन करना है। किसी और के नोट्स, मैंने नोट्स बना दिए, उसकी PDF किसी के टेलीग्राम चैनल से उठा ली, नहीं करना है। दूसरे के नोट्स और दूसरे का चश्मा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपके लिए बेकार रहेगा। मेरी बात मान लीजिए, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत काम आएगा अगर आप अपने नोट्स बना लेंगे। इनऑर्गेनिक में छोटे से कम चैप्टर्स हैं, अगर लोअर साइड पे जाते तो 3, 4, 8 7, हाँ ठीक है, 4, 4, 8, 10, 11 क्वेश्चन। हायर साइड पे जाएंगे तो 14 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। कुछ छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वेटेज बहुत ज़्यादा है, 20 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, तो एवरेज तौर पे हर चैप्टर से 2-1 क्वेश्चन तो दिखाई दे ही जाएंगे। अब लेकिन आपको एक पिरामिड स्ट्रैटेजी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। वो ये हो सकती है कि सबसे पहले वेटेज वाइज देखिए। अगर आप वेटेज वाइज, मेरे हिसाब से जो मैंने नोटिस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया, वो ये किया कि सॉल्ट एनालिसिस आप सबसे लीस्ट वेटेज पे रख सकते हैं, प्लस पेचीदा टॉपिक है, इसके लिए डी ब्लॉक आना चाहिए, इसके लिए कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, इसके लिए ठीक ठाक इक्विलिब्रियम भी आना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको ये याद रखना है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ करें ना करें, ग्रुप 18 को अच्छे से कर लीजिएगा।
मैंने लगभग 20 साल हो गए मैं सिर्फ स्कूल लेवल की केमिस्ट्री जानता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि मैंने नीट 2023 दिया, नीट 2024 दिया। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, फिजिक्स जेई आईआईटी लेवल तक, जेई मेंस, नीट, सीबीएसई सब पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री ओनली स्कूल लेवल पढ़ाता हूँ। स्कूल लेवल की केमिस्ट्री की पढ़ाई के बेसिस पे, एनसीईआरटी के बेसिस पे मैं नीट 2023 और 2024 में 170 नंबर लाया हूँ। जिसका मन हो आप मेरे से स्कोर कार्ड ले लीजिएगा, प्रूफ है मेरे पास, ठीक है। मैं ये जानता हूं कि ग्रुप 18 जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स आता था सिलेबस में तब भी ग्रुप 18 बहुत इंपॉर्टेंट था और आज भी ग्रुप 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 18 के स्ट्रक्चर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हैं। कुछ किया नहीं किया, ग्रुप 18 के स्ट्रक्चर जरूर करने। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको सारे रिएक्शंस नहीं करने, जनरल ट्रेंड्स कर लीजिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट कर लीजिए आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। भाई आपको ऊपर उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं उनकी एनॉमलस प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए। पी ब्लॉक के अंदर मेंशन्ड है कि जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं उनकी एनॉमलस प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के ऑर्डर, स्ट्रक्चर्स कर लीजिए जो पी ब्लॉक में काम के, खास तौर पे स्ट्रक्चर्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्रुप 18 के, ठीक है। स्ट्रक्चर्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। ग्रुप 18 के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज कर सकते हैं, उसमें ये कर सकते हैं कि आपने इनकी ना एक बार को जो चारों ग्रुप्स हैं, चारों ग्रुप्स हैं, आपने उनकी सेकंड पीरियड एलिमेंट्स जो हैं, जैसे ऊपर नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन अपनी सेकंड पीरियड एलिमेंट है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो एक्सपैंड नहीं कर सकता ऑक्टेट, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएगा जिसमें एक्सपैंडेड ऑक्टेट होती है। फॉस्फोरस बनाएगा, थर्ड पीरियड एलिमेंट सब कुछ बनाएंगे ऐसे, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं ऊपर नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, फ्लोरीन भी, है ना। तो उनका ट्रेंड हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हो गया ग्रुप्स में। ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंटली करनी है। पी ब्लॉक में अंधे रिएक्शंस रटने के पीछे मत भागिएगा, अंधे रिएक्शंस रटने के पीछे मत भागिएगा। और रटने ही है ना रिएक्शंस तो ग्रुप 18 के रट लीजिएगा। 15, 16, 17 के रिएक्शंस आपका मन करे 5, 5, 10, 10 करके याद कर लीजिएगा, बट उसमें पागल होने की जरूरत नहीं है। उसके आने के चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। और जाहिर सी बात है कि बस एक एनालिसिस होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को पता होता है कि पेपर क्या आएगा, है ना। आइए अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि चीज़ों को ना अच्छा किसी भी चैप्टर में अगर हम देख रहे थे पी ब्लॉक के बाद ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको एनसीईआरटी से कर लेना है। आप एक बार को एनसीईआरटी से कर लीजिए, क्योंकि ये पिरामिड बताता है कि डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज है। डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, बॉन्डिंग की वेटेज, उसके बाद पीरियोडिक, उसके बाद पी ब्लॉक, उसके बाद सॉल्ट एनालिसिस। ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है। आप सबसे पहले डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन करेंगे। इनऑर्गेनिक के 4 से 6 क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएंगे, आधी मोर और लेस 40% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन की वेटेज ज्यादा हो गई है, रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी के सिलेबस के बाद से पी ब्लॉक की औकात थोड़ी कम कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि क्रैमिंग बेस्ड पी ब्लॉक नहीं देना है हमें। पी ब्लॉक का बेसिक ट्रेंड बच्चे को पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होने आनी चाहिए, है ना। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन करना है या आपको पी ब्लॉक पढ़ना है तो पीरियोडिक और बॉन्डिंग अगर किसी को आता है, किसी ने डिटेल लेक्चर देखे थे कि बॉन्डिंग के डिटेल लेक्चर आपको देखने ही देखने हैं। बॉन्डिंग के डिटेल लेक्चर आपको देखने ही देखने हैं, क्योंकि बॉन्डिंग के डिटेल लेक्चर्स बहुत काम के होंगे। बट हाँ, अगर आपके पास फिलहाल के लिए बॉन्डिंग के डिटेल लेक्चर जिसने पढ़ा दिए वही वाली कहानी कि अभी भी वही 35 घंटे के लेक्चर पढ़ा दिए गए बॉन्डिंग के, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं एनसीईआरटी से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन निकालना और डाइपोल मोमेंट, ये 4 टॉपिक आप बॉन्डिंग के पढ़ लीजिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एनसीईआरटी उठा करके शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, इतना पढ़ लीजिए। ये 2 चैप्टर अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं उसके बाद आप कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ सकते हैं। इट वुड बी वेरी गुड कि अगर आप केमिकल बॉन्डिंग को पूरा डिटेल में किसी लेक्चर से कर लें, उसके बाद आप डी ब्लॉक के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, पी ब्लॉक के लिए, पीरियोडिक के लिए क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे एक अच्छी 1 शॉट वीडियो देख सकते हैं। 1 शॉट वीडियो के बाद में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उस चैप्टर का। उसके बाद आपको थॉरली एनसीईआरटी की रीडिंग करके एनसीईआरटी से खुद के नोट्स बनाने हैं, 2 तरीके के, एक डिटेल नोट्स और एक शॉर्ट नोट्स। एक फर्रे बनाने हैं आपको और एक आपको डिटेल नोट्स बनाने हैं। देखिए टाइम लगेगा, लेकिन बच्चों इससे इफेक्ट आता है। किसी और की टेलीग्राम से नोट्स लेकर के बस उसी को खा लेना, उससे नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब मुद्दा आ जाता है यहां पर कि
चीज़ों को ना सिंपल रखिए। मैंने आपको बोला कि बॉन्डिंग में आपको एमओ थ्योरी आनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए। अब हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR में तो कुछ है ही नहीं। डाइपोल मोमेंट आप जानते हैं, डाइपोल मोमेंट में कुछ खासा चीज़ें नहीं होती। एक एमओ थ्योरी में आपको वो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz याद रखना है बस आपको, है ना। O2F2 के लिए अलग है, सिग्मा 2pz आगे आ जाएगा, इतना याद रखना है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लीजिए। अगर रेजोनेंस से निकालना है तो अलग बात है ना, वो आप स्ट्रक्चर बना के निकाल लेते हैं एक स्ट्रक्चर से, है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि VSEPR थ्योरी है। लोग क्या कहेंगे, एनसीईआरटी की टेबल उठाइए, एनसीईआरटी की टेबल याद कर लीजिए। नहीं, आपको VSEPR थ्योरी के लिए एनसीईआरटी की टेबल याद नहीं करनी है। कैसे, सुनिए। हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी दोनों सेम ही जैसी हैं, कोई फर्क नहीं है। आप ये X होता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे ऑब्वियसली ये चीज़ें सारे टीचर्स को पता होती हैं। आप अपने पास ऐसे नोट्स में लिखेंगे तो आपको एनसीईआरटी की टेबल्स याद नहीं करनी पड़ेंगी। X होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। X की वैल्यू कैसे निकलती है, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवेलेंट एटम्स, कितने सराउंडिंग एटम्स हैं। अगर वो कैटायन है तो उसका चार्ज माइनस होगा, एनायन है तो उसका चार्ज ऐड होगा। मोनोवेलेंट एटम है का मतलब है जिसकी वैलेंसी 1 है, इसमें ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करना है, डाइवेलेंट होता है। एग्जाम्पल के मैंने लिख दिया है बच्चों, ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है, सब कुछ मुझे याद है, बट मैंने लिख दिया है टाइम बचाने के लिए। बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती, अभी भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो। XeO3 है, हाफ जिनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना, 4 आ गया, 4 आ गया, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3, तो ये 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। तो टोटल अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ही है। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है ना। अब अगर आपको एक लोन पेयर रखना है तो आप लोन पेयर रहने दीजिए एक, और 3 अगर आपको बॉन्ड पेयर बनाने तो 3 बॉन्ड पेयर बना दीजिए। तो क्या बन गया, पिरामिड बन गया। लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करेंगे, बॉन्ड पेयर को करेंगे, क्या बन गया, पिरामिड बन गया। आ गई शेप पिरामिडल आ गई। XeF2 में 8 वो हो गए आपके जिनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन, 5 आ गया। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं आपके। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की जो बेसिक ज्योमेट्री है वो क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिपल्शन कम होता है 120 डिग्री का एंगल होने की वजह से, तो इसलिए लोन पेयर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, एक्सियल पोजीशन पे नहीं रखते हैं। इसी में ही होता है ऐसा, ऑक्टाहेड्रल में नहीं होता ऐसा। ऑक्टाहेड्रल में सारे 90 डिग्री पे हैं, तो इक्वेटोरियल उस पर ही रख देते हैं हम, एक्सियल पोजीशन पे। अब देखिए आप XeF2 उठाइए, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, है ना। तो तीनों लोन पेयर इस पोजीशंस पे आ गए, 2 बॉन्ड पेयर इधर आ गया। क्या शेप हो गई बताइए XeF2 की, लीनियर हो गई। 2 बॉन्ड पेयर इधर आ गए, XeF2 लीनियर हो गया। SF4 में आपने यही किया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 फ्लोरीन, 5 आ गया। 5 के लिए 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। लोन पेयर कहाँ रखा जाता है बताइए, लोन पेयर रखा जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, रख दीजिए, लीजिए, क्या दिक्कत है ना। ये रहा सल्फर, है ना, और 4 फ्लोरीन है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप लोन पे रख दीजिए, एक पे रख दीजिए। क्या बन गया, दिखने में क्या लग रहा है, सीसो नहीं लग रहा, सीसो लीजिए, सीसो, है ना बच्चों। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वो टेबल रट नहीं सकते आप सोच लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में क्या बनता है, बस I3 माइनस है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के, 2 आयोडीन के एटम सराउंडिंग, अनायन का चार्ज ऐड हुआ, 5 आ गया। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, सराउंडिंग एटम, एक आयोडीन अगर सेंट्रल एटम तो 2 आयोडीन सराउंडिंग एटम हो गए, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 3 लोन पेयर हो गए। तीनों लोन पेयर जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गए तो स्ट्रेट लाइन हो गया, लीनियर हो गया, है ना बच्चों। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि आपको पता होना चाहिए कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की बेसिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल, सारे आते हैं मुझे, सारे पता है, बट आप समझ सकते हैं कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि चीज़ों को सिंपल रखना है आपको, है ना। चीज़ों को सिंपल रखना है, चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। अपने ऊपर भरोसा रखने से मुझे याद आया कि मैंने ना 2021 बैच में, नहीं 2021 में एक बच्ची पढ़ाई थी, अनुष्का, 695 थे उसके मार्क्स, है ना। तो उसका कहना यह था कि सबसे पहले अपने मन में ये फीलिंग तो ले आइए कि आप एक अंडरग्रेड लेवल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और वो आपके एज के ही बच्चे देते हैं, उसमें कोई टीचर पेपर देने नहीं आते, भगवान पेपर नहीं देते हैं, तो आप उस पेपर को करने के लिए केपेबल हैं। आप अपने आप की केपेबिलिटी पे शक मत करिए, है ना। मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, वापस आ गया हूं मैं पढ़ाई पे। मान लीजिए शेप है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल,
एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पे रख दीजिए तो सीसॉ, 2 रख दीजिए बेंट टी हो जाता है, 3 रख दीजिए लीनियर हो जाता है। सिंपल है बच्चों, बिल्कुल सिंपल। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल, एक ऊपर से उड़ा दीजिए तो 3 रह गया, पिरामिड रह गया, पिरामिड रह गया, एक और हटा दीजिए तो बेंट हो जाएगा। सिंपल, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बेंट शेप, है ना बच्चों। चलिए आइए, एक और एग्जांपल था, मैंने आपको बताया था ना आज की हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि किस ऑर्डर में आपको स्टडी करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्विकली समझ लीजिए, वेटेज वाइज ये कहानी है, लेकिन आपको डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक ये सब पढ़ने के लिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की एनसीईआरटी से शील्डिंग इफेक्ट, आयनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। बॉन्डिंग में से ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कुछ भी पढ़ सकते हैं। बॉन्डिंग के लिए जरूर से डिटेल लेक्चर देख लीजिएगा, बॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सारी चीजें कैरी करता है। पीरियोडिक के बहुत डिटेल लेक्चर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक को अलग से कर लेते हैं और पहले कर लेते हैं तो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑलरेडी कवर हो जाता है। लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर ही सारे के सारे पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ाने की कोशिश करते हो। जाहिर सी बात है कि फिर वो चैप्टर 30 घंटे 32 घंटे का हो ही जाएगा। पी ब्लॉक की चीज पी ब्लॉक में पढ़ लीजिए, डी ब्लॉक की चीज डी ब्लॉक में पढ़ लीजिए, कोऑर्डिनेशन की चीज कोऑर्डिनेशन में पढ़ लीजिए, वापस आ जाइए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा था कि अगर हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन मेरे हिसाब से हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। इस बार अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं और दोनों भाई भाई चैप्टर्स हैं, मिलते जुलते से चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, थोड़े से पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हम शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए बच्चों, ये वीडियो बड़ा होने वाला है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्विकली, डी ब्लॉक एलिमेंट मेरे को याद है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है, बट आप समझ सकते हैं लिखना ज़रूरी होता है। पूरा लिखूंगा तो आप सो जाएंगे, आप रो जाएंगे, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट, भाई डेफिनेशन क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, पहले बताओ डेफिनेशन ही क्या है ना। डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन थी भाई कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाना चाहिए, नहीं अब चेंज हो गई है। अब ये है कि डी सब शेल इनकम्प्लीट होनी चाहिए या तो ग्राउंड स्टेट में या किसी एक मोस्ट कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी 3d10, 4d10, 5d10 होते हैं और उनकी होती भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो उनकी +2 में भी उनका डी सब शेल भरा हुआ होता है। तो इसलिए जिंक, कैडमियम एंड मरकरी को डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं मानना चाहिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानना चाहिए। ये पॉइंट आता है, तर्क आता है एनसीईआरटी के अंदर। क्यों नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दे हैव फुल्ली फिल्ड डी सब शेल इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर प्रॉपर्टीज की बात करी जाए तो देखो प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्यों है भाई हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है उनमें। भाई ये क्या बात हुई, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड क्यों है, बिकॉज क्योंकि ns इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट के साथ n-1 d इलेक्ट्रॉन्स भी इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, तो फिर इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंडेंट है। MP नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंडेंट है। ग्रुप 3 से लेकर के 6 तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, 7 में थोड़ा डिप मारता है। मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम से कम है क्योंकि वो 3d5 है ना। तो मैंगनीज में थोड़ा स्टेबिलिटी होने की वजह से, मतलब 4s2 3d5 है वो मैंगनीज, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी होने की वजह से उसमें जो है अपनी डी इलेक्ट्रॉन्स दे करके मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है। तो जनरल ट्रेंड यही है कि 3 से 6 में MP बढ़ता है, 7 में डिप करता है, उसके बाद फिर बढ़ता है। इसमें एक्सेप्शंस हैं, 3D सीरीज के अंदर क्रोमियम का मैक्सिमम नहीं होता, वैनेडियम का मैक्सिमम होता है। मैं जानता हूँ बात, बट आप जनरल ट्रेंड पहले याद कर लीजिए, जनरल ट्रेंड कर लीजिए। देखिए कितने PYQs हो रहे हैं, देखिए कितने नीट के PYQs और JEE मेंस के 10 साल के PYQs आपसे हो रहे हैं। कोई अटकता है, जनरल ट्रेंड से हटके आता है तो देख लीजिए, वहाँ टेबल खोल लीजिएगा, एनसीईआरटी का डेटा लिखा है, हर एक की मेल्टिंग पॉइंट, हर एक का एटॉमिक रेडिया है, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। जिंक, कैडमियम और मर्क, देखिए मैंने आपको बताया ना कि MP और BP जो है वो डिपेंडेंट है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, मैंने लिखा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट है। और ये बोला 3 से 6 पहले बढ़ता है, फिर 7 में घटता है, फिर बढ़ता है, ठीक है। MP, BP, जिंक, कैडमियम, मरकरी का कैसे ज्यादा हो सकता था मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि फुल्ली फिल्ड डी सब शेल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है डी में, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई नहीं होगी। उसके बाद क्या आता है, जैसे एटॉमिक रेडियाई आता है, तो देखिए कितना प्यारा तरीका है। एटॉमिक रेडियाई में ना जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6 ऐसे भरता है।
तो वो आउटर मोस्ट में जाता है, आउटर मोस्ट पी सब शेल में जाता है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जब आप भरते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, आपको याद होगा शायद एलिमेंट्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, बच्चों याद कर लीजिए, एलिमेंट्स याद कर लीजिए, 30 तक तो याद ही कर लीजिए। और थोड़ा सा ग्रुप देखिए, सबको एस ब्लॉक पी ब्लॉक ऐसे ग्रुप वाइज याद होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप एटॉमिक नंबर वाइज भी अराउंड 40 तक याद कर लीजिए। और थोड़े से एलिमेंट्स मैं आपको बताऊंगा डी ब्लॉक के अंदर जो आपको ऊपर नीचे भी याद होने चाहिए, ठीक है। मैंने बचपन में याद कर लिए थे, कसम से मैं आपको सुना सकता हूं, मतलब अगर आपका मन करता है तो। देखिए सुनिए, 1 से 20 तक सुनिए। चलिए आंखें बंद करके। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, यट्रियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीडियम, रुथानियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, सिलॉन, सीरियम, बेरियम, लैंथनम, सीजियम, बेरियम, लैंथनम। 57 हो गया। आइए बोर्ड की तरफ मुंह करके अब। लैंथेनॉइड, सीरियम, प्रासोडियम, निडीमियम, प्रोमिथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, हॉल्मियम, ईर्बियम, थूलियम, यूटर्बियम, लुटियम, हाफनियम, टेंटालम, टंगस्टन, ऊपर आ गया हूं, हाफनियम, टेंटालम, टंगस्टन, हीलियम, ऑक्सीजन, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्करी, थैलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटाइन, रेडॉन, फ्रांसियम, रेडियम, एक्टिनियम। एक्टिनॉइड शुरू होते हैं उसके बाद। स्लोली बोलूंगा, एक्टिनॉइड जरा बुढ़ापे में भूल गया हूं। तो एक्टिनियम, उसके बाद एक्टिनॉइड कच्चा याद है यार, चेक कर लेना सही बोल रहा हूँ या नहीं। 86 रेडॉन, 89 तक तो याद ही है, कोई बात नहीं। उसके बाद एक्टिनियम के बाद थोरियम, उसके बाद प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, याद करो, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम होगा आगे, ठीक है। चलो काफ़ी था, इतना याद था। तो बच्चों इतना तो नहीं करना है खैर आपको। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मुझे तो अंधे याद हैं, बट कोई बात नहीं। आप एफ ब्लॉक के अंदर यूरोपीय आप याद कर लीजिए, कहाँ पर F0, कहाँ पर F7, कहाँ पर F14 आता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स याद करना आसान बात नहीं है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसकी एक्सेप्शनल है, कौन 2+ और 4+ दिखाता है, F0, F7, F14 की वजह से, ये कर लीजिएगा। छोड़िए, वापस आइए, है ना। उसके बाद देखिए ना, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई के अंदर अगर होता क्या था, डी ब्लॉक, अच्छा मैं वापस आता हूँ बच्चों, मैं कहाँ चला जाता हूँ, सॉरी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते वक्त आउटर मोस्ट सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट, बीच में कहीं कोई इलेक्ट्रॉन उतने थे उतने ही रहते हैं, 2s1 s2 2s2 पे, है ना। 2p भर रहा था इसलिए बोल रहा हूँ 1s2s। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर वाली डी ऑर्बिटल भरती है, जिससे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट गए मैंगनीज से आयरन में, तो होता क्या है, मैंगनीज से आयरन में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज घटता है, बट क्योंकि मैंगनीज 3d5 है, आयरन 3d6 है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से थोड़ा साइज बढ़ जाता है, तो मैंगनीज और आयरन का साइज सेम हो जाता है। तो अगर लेफ्ट टू राइट में साइज सेम होता है, आंसर है बिकॉज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज पार्टली कैंसल्ड बाय इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। डिक्रीज इन साइज न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से कैंसिल हो गया इंक्रीज इन साइज ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। और क्योंकि इनका साइज सेम सा हो जाता है, इसलिए अलॉयज के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाते हैं, एक दूसरे को क्रिस्टल लैटिस में रिप्लेस कर देते हैं। अगर 4D और 5D सीरीज में बदतमीजी आ जाए, जिरकोनियम और हाफनियम दुनिया में साथ में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, नायोबियम और टेंटालम का साइज सेम कैसे है, तो 4D और 5D सीरीज का सेम होने का कारण होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप जानते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ना। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी अगर बोला जाए, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट पे फर्क नहीं आता। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सब शेल में डाले जाते हैं, सबसे बाहर वाली में शेल में, है ना। लेकिन डी ब्लॉक के अंदर 3D भर रहा होता है, फोर्थ पीरियड में 3D भर रहा होता है, 4s नहीं भर रहा होता, 4D नहीं भर रहा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट जाते वक्त इंक्रीज उतना स्टीप नहीं है जितना पी ब्लॉक में इंक्रीज होता है स्टीप में, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इज पार्टली कैंसिल्ड बाय इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, निकल का 2+ स्टेबल है प्लैटिनम के 2+ से, प्लैटिनम का 4+ स्टेबल है निकल के 4+ से, इसलिए ये प्लैटिनम का 4+ वाला कंपाउंड बनता है, निकल का नहीं बनता।
जिंक कैडमियम मरकरी की हाई आयोनेशन एनर्जी है क्योंकि डी सब शेल फुल्ली फिल्ड है, वो आप जानते हैं। किसी की आयोनेशन एनर्जी कम बोलते हैं तो इसका मतलब वो बाद में स्टेबल हो रहा है, और अगर किसी की ज़्यादा बोलते हैं इसका मतलब वो पहले से ही स्टेबल है। बात खत्म हो गई, इतनी सी बात है। मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके लिए, है ना। आइए, और क्या हो सकता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के? डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते तो पी ब्लॉक नहीं दिखाते क्या? पी ब्लॉक भी दिखाते हैं। ये शॉर्ट नोट्स हैं बच्चों, है ना। अब देखिए कितने प्यारे और शॉर्ट नोट्स में आप कितनी चीज़ों को समझ पाए, है ना। ऐसे बनाइए कि आपके दिमाग में वो पिक्चर रह जाए। ये शॉर्ट नोट्स है, डिटेल्ड भी लिखने हैं, डिटेल्ड याद करने हैं, शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है बार बार। ये फ्लैश कार्ड की तरह काम करेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते तो क्या पी ब्लॉक नहीं दिखाते? पी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। जब आप डाउन दी ग्रुप जाते हैं, जैसे कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मैं पीरियोडिक टेबल जैसे भी सुना सकता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो नीचे जाते हुए पुअर शील्डिंग होती है डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस वजह से पुअर शील्डिंग से वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड हो जाते हैं, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अनपेयर NS2 इलेक्ट्रॉन्स। और NS2 इलेक्ट्रॉन्स, NS2 NP3 है ना ग्रुप 15, तो NS2 इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम नहीं ले रहे बॉन्डिंग में पार्ट, और इनर्ट पेयर बन जाते हैं। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती है, इसलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में बिस्मथ +3 दिखाता, +5 नहीं दिखाता बच्चों। और एक और बात है, पी ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होती है उनका 2-2 का अंतर होता है। क्लोरीन +1 दिखाएगा, फिर +3, +5, +7। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्योंकि N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स का भी मन कर जाता है बॉन्डिंग में पार्ट लेने का अलॉन्ग विद NS इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एक-एक का अंतर है, एक-एक इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से पता लगती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू काफ़ी बड़ा सेपरेट टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको यहाँ इंक्लूड नहीं किया है कि भाई कॉपर, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बताते हैं, E0 वैल्यू। भाई आप समझिए, कॉपर क्या होता है? 3d10 4s1। कॉपर +1 क्या होता है? 3d10 होता है। कॉपर 2 + 3d9। लेकिन फिर भी एक्वस सोल्यूशन में भाई ज़्यादा स्टेबल होता है 3d10। 3d9 होते हुए भी कॉपर प्लस की आयोनेशन एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी 3d10 होने के बाद? ऊपर से आयन बन गया, ऊपर से 3d10, लेकिन फिर भी कॉपर 2+ ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉपर 2+ की ज़्यादा। अरे नीट 2024 का क्वेश्चन, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ जो कॉपर है वो ज़्यादा होती है, जो कि हाई सेकेंड आयोनेशन एनर्जी को भी कॉम्पनसेट कर देती है। ठीक है, तो इसमें एक E0 वैल्यू का पूरा ट्रेंड है। जैसे क्रोमियम का 3+ स्टेबल होता है, T2G हाफ फिल्ड हो जाता है। मैंने वो चीज़ें डिस्कस नहीं करी है, पूरा का पूरा 1 घंटा E0 वैल्यूज़ पे ही लग जाता है, और काफ़ी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस होते हैं। कलर्ड आयंस बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ लीजिएगा, इसके लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ लीजिएगा, बड़ा सिंपल होता है। आइसोलेटेड एलिमेंट है, आइसोलेटेड एटम है, सारी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। अगर एक स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी जाए, सारी ऑर्बिटल्स को बराबर रिपल्शन मिले तो सबकी एनर्जी बराबर रेज हो जाएगी। लेकिन क्रिस्टल फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल आयन है वो ऑक्टाहेड्रन के सेंटर पे प्रेजेंट होता है और लिगेंड्स अप्रोच करते हैं एक्सिस से। तो जो dz² और dx² - y² वाली ऑर्बिटल है, उनकी लोब्स बिल्कुल एक्सिस पे रखी हो तो ज़्यादा रिपेल हो जाती हैं और उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो ऊपर आ जाती है, उन्हें ईजी ऑर्बिटल्स कहते हैं। आप जानते हैं सारी चीज़ें। और जो dxy, dyz, dxz जो वो ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में हैं, तो एक्सिस के बीच में होने की वजह से उनको कम रिपल्शन मिलता है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, और इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नीचे वाला इलेक्ट्रॉन अपनी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ T2G का इलेक्ट्रॉन, ऑक्टाहेड्रल बता रहा हूँ, टेट्राहेड्रल नहीं बता रहा हूँ, अपनी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके ऊपर कूदेगा और कॉम्प्लीमेंट्री कलर एग्जिबिट करेगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का रूल जानते होंगे, VBGYOR, है ना। अगर वायलेट एब्जॉर्ब होती है तो येलो दिखता है, जैसे कि येलो एब्जॉर्ब होती है तो वायलेट, जैसे टाइटेनियम H2O6 3+, है ना। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3+ जो है वो जो है येलो एब्जॉर्ब करता है और वायलेट दिखता है। रेड एब्जॉर्ब करेगा ग्रीन दिखेगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब करता है ब्लू दिखता है, उल्टा भी होता है, वाइस वर्सा भी होता है ना। ये बच्चों शॉर्ट नोट्स हैं, ये बच्चों शॉर्ट नोट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं डी ब्लॉक? क्योंकि हाई आयनिक चार्जेस है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब है लिगेंड से लोन पेयर लेना, डी ऑर्बिटल खाली है उन पे। कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते केमिकल काइनेटिक्स में, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी। एलॉयज क्यों बनाते हैं? सिमिलर साइज होता है। क्यों होता है सिमिलर साइज? उतना फर्क क्यों नहीं आता? अभी बताया था आपको, क्योंकि जो साइज घटता है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से उतना ही कई बार बढ़ भी जाता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, हर एक मेटल की क्रिस्टल लैटिस होती है, उसमें कोई छुटकू कंपाउंड फिट हो जाते हैं, है ना। कहीं पर कोई कैसी भी भाषा में, पंजाबी,
बंगाली, मराठी, जो मर्जी लिख लीजिए अपनी भाषा में, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स बन गए। अब K2CR2O7 होता है भाई, इसकी अगर आपको प्रिपरेशन देखनी है तो भाई आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, ये बताने जा रहा हूँ, सॉरी। क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनता है, ये येलो कलर का कंपाउंड, येलो से लिख लीजिए ना नोट्स में, याद हो जाएगा, पीला 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 रंग बार बार देख देख के। ऑरेंज कलर का कंपाउंड ऑरेंज से लिख लीजिए। एसिड डालोगे क्रोमेट डाइक्रोमेट बनता है, डाइक्रोमेट में बेस डालोगे क्रोमेट बन जाता है। ये रहा इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। एसिडिक मीडियम के अंदर डाइक्रोमेट क्रोमियम 3+ में चेंज होता है। चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो 1 की 6 आ रही है, तो टोटल 12, इधर आ रही 3 2 6, चेंज आ रहा है टोटल 6 का, तो मॉलिक्यूलर मास बाय 6, इक्विवेलेंट मास है मोलर मास बाय 6। अच्छा, खुद क्या करता है, डाइक्रोमेट क्रोमियम 3+ में चेंज हो जाता है, एसिडिक मीडियम में हो जाता है। और करता क्या है ये I- को I2 में कन्वर्ट करता है, H2S को सल्फर, स्टैनस को स्टैनिक, फेरस को फेरिक। उसके बाद रिडॉक्स बैलेंसिंग कर लीजिए, रिडॉक्स बैलेंसिंग के रूल्स फॉलो करके बैलेंस कर लीजिए। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिपरेशन में क्या है, पहले क्या होता है यहाँ पर Na2CR2O7 में KCl डाल के, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, K2CR2O7 बना लेता, ठीक है। NaCl निकल जाता है, 2NaCl, ठीक है, राइट। उसके बाद अब सोडियम क्रोमेट यहाँ यूज करा ना, ये थर्ड स्टेप लिखा है मैंने भाई, थर्ड स्टेप में सोडियम क्रोमेट यूज करा, तुमने कहाँ से आया भाई, सोडियम डाइक्रोमेट क्रोमेट से आया होगा, सोडियम क्रोमेट से आया होगा। सोडियम क्रोमेट में तुमने एसिड डाल दिया थोड़ा सा, बैलेंस करते रहना, डाइक्रोमेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम डाइक्रोमेट। अब भाई तुमने सोडियम क्रोमेट कहां से यूज किया, वो यहां मिला होगा ना तुम्हें, तो ये लो सोडियम क्रोमेट मिला तुम्हें। थक गया, थक गए तो चलिए थोड़ी सांस लेते हैं। सांस लेनी है, O2 इनहेल करिए, CO2 एक्सहेल करिए। क्रोमाइटोर से स्टार्ट करना था, लिख डालिए FeCr2O4, क्रोमाइटोर से लिख डालिए, क्रोमाइटोर। अब भाई यहाँ क्या बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन डाला है अपने फेरस के अंदर, तो फेरिक तो बनेगा ही, Fe2O3 बनेगा ही बनेगा, है ना। अब ये सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, तो कहाँ से लाओगे, सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड लाने के लिए कौन सा कंपाउंड होगा, Na2CO3। हो गई प्रिपरेशन, हो गई प्रिपरेशन, क्या दिक्कत है। ये रहे इसके केमिकल रिएक्शन, ये रहे इसके स्ट्रक्चर। और अगर आपको देखना है ये कलर्ड क्यों होते हैं, तो ये कलर्ड डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं होते। चार्ज ट्रांसफर, मोमेंटरली एक ऑक्सीजन अपना चार्ज क्रोमियम को देता है। वैसे यहां पर क्रोमियम निकालोगे तो 3D0 आता है +6 में। एक ऑक्सीजन अपना चार्ज दे देता है क्रोमियम को, 3D0 से 3D1 में चेंज हो जाता है। 3D1 में चेंज होने की वजह से क्या होता है, फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फिर से डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाता है ना। सेम कहानी आपकी KMnO4 में होती है भाई, ये ग्रीन कलर का है, ये पिंक या पर्पल कलर का है। हीट का तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, हीट का तुम्हें याद करना पड़ेगा। और एसिडिक मीडियम में MnO4 - Mn2+ में कन्वर्ट होता है, मोलर मास बाय 5, एन फैक्टर 5 आता है। आयोडाइड को आयोडीन में, फेरस को फेरिक में, ऑक्सलेट को CO2 में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में। MnO4- न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन में MnO2 में चेंज होता है, चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट 3 रहता है, इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाय 3। और यहाँ याद रखिएगा आयोडाइड को आयोडेट में, आयोडाइड को आयोडेट में, सल्फाइड को सल्फेट में चेंज करता है। लीजिए प्रिपरेशन करनी है, लीजिए KMnO4 बनाना है ना, क्या बनाना है, अरे क्या बनाना है, KMnO4 लाइए, लाइए के कहाँ से आ जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही है। MnO4 क्या है, MnO4 कुछ नहीं है, MnO2 और O2 दो चीज़ों से बना, क्या बनेगा, क्या बनेगा, K2MnO4 बनेगा, यही तो बनेगा। MnO4 2- लिख दीजिए, बैलेंस मत करिए, करना है कर लीजिए, K2MnO4 बनेगा बस। अब ये MnO4 2- जो है इसमें डाल दीजिए एसिड, MnO4 2- में डाल दीजिए एसिड, तो क्या बनेगा, जो आपको चाहिए एसिडिफिकेशन पे यही होता है, मैंगनेट से पर मैंगनेट बनता है, साथ में MnO2 बन जाता है। बैलेंस कर लीजिएगा, पानी वानी की जरूरत करे तो डाल दीजिएगा पानी, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। कर लीजिएगा रिडॉक्स बैलेंसिंग, हो गया। रिडॉक्स बैलेंसिंग में क्या है, लीजिए बैलेंस, हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस कर देते हैं, लीजिए अभी दनादन। बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन बाय H2O, हाइड्रोजन बाय H+, चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन्स। सारे एटम बैलेंस, आधे आधे रिएक्शन में टोटे टोटे करिए, 2 रिएक्शन है ना, इसको अलग बैलेंस करना है, इसको अलग बैलेंस करना है, टोटे टोटे करिए। MnO4- से Mn2+ अलग लिखिए, आयोडाइड से आयोडेट अलग लिखिए। सारे एटम बैलेंस के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के ऑक्सीजन बैलेंस करिए H2O से, हाइड्रोजन बैलेंस करिए H+ से, चार्ज इलेक्ट्रॉन से, सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक डिटेल नोट्स बनाइए जिससे आप प्रॉपर याद कर सके। उसके बाद आप 2 पन्ने में, 4 पन्ने में, 3 पन्ने में एक चैप्टर को समराइज करिए। एफ ब्लॉक मैंने डिस्कस नहीं किया, मैं चाहता नहीं था कि 1 घंटे की वीडियो बने और आप बोर हो जाएं। आशा करता हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा आपके लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कहाँ से करना है, क्या करना है,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन सोर्स ऑफ क्वेश्चन बताना रह गया। सोर्स ऑफ क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी से आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके बाद आप नीट के पीवाईक्यू कर लीजिए। बहुत है। एनसीईआरटी फर्स्ट, एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी बैक, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दूसरा सोर्स। उसके बाद तीसरा नीट के पीवाईक्यू कर लीजिए। आपके अंदर जोश बाकी रह गया है, फुल स्कोर लाना है, आपको लगता है कि कहीं कुछ रह ना जाए, जेईई मेंस के 10 ईयर के पीवाईक्यू और कर लीजिएगा। एडवांस का कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।